नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आखिर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे मानिकराव ठाकरे, क्या है गोड़ बंगाल? सुलझा नहीं और उलझा 1 करोड़ का मामला, हस्तलिखित पत्र पर भी उठ रहे सवाल। प्रचारी घमासान का दिन रहा मंगलवार और शांत हो गई प्रचारी तोफीक। पुलिस प्रताड़ित ने जहर खाकर आत्महत्या की, घटना अंजनगांव सुरजी की। प्रचार के अंतिम दिन भी महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस का प्रचार जोरों पर। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 1 करोड़ मामले पर मीडिया के सामने आने से कतरा रहे कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे, और उन्होंने कहा कि मीडिया को जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ ही दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी के 1 करोड़ रुपए पुलिस के हाथ लगे थे। चुनाव से पूर्व इस तरह इतनी बड़ी रकम, वह भी रातों रात शहर में आने से कई सवालिया निशान खड़े हो गए। इसी दौरान पार्टी के एक उम्मीदवार की प्रचार रैली में शामिल हुए महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे से जब मीडिया मिलने पहुंची, तब मीडिया से बात करने से कतराते हुए मानिकराव को देखा गया। चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव जो प्रचार चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की महानगर पालिका में सत्ता आएगी। अमरावती महानगर पालिका के अंदर भी जो हमारे कांग्रेस है, कांग्रेस साथ भारत बहुजन महासंघ प्रकाश अम्बेडकर जी का है, जोगेंद्र तिवारी जी साथ में है, और यहाँ पर हमारी जो आघाड़ी है वो सत्ता में आएंगी। यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता आएगी म्यूनिसिपल अमरावती महानगर पालिका। इतना ही नहीं तो 1 करोड़ रुपए के सवाल पर ठाकरे ने सही जवाब नहीं दिया, और ठाकरे से पूछा गया कि क्या सभी महानगर पालिका क्षेत्रों में चुनाव के लिए रुपए भेजे गए, तो ठाकरे ने कहा कि मीडिया को जवाब देना जरूरी नहीं। मीडिया मुझसे उल्टी सीधी बात ना करे, मीडिया मुझसे लिमिटेड ही बात करे, और मीडिया को हिसाब बताना जरूरी नहीं है, ऐसा कहा। 1 करोड़ रुपए अभी यहाँ पे आपने भेजा अमरावती में, ऐसे कितनी महानगर पालिका को भेजा आपने? जो उम्मीदवार रहते हैं उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक लिमिटेड फंड भेजता है। सभी महानगर पालिका को आपने ऐसा फंड भेजा है 1-1 करोड़ रुपया? चला देखिए कितना क्या भेजना है, वो पार्टी के तरफ से सब हिसाब। पार्टी के अध्यक्ष से आपकी जानकारी तो होगी, कुछ भेजा नहीं भेजा सब पार्टी। लेकिन आपको मैं सब हिसाब देने की मुझे जरूरत नहीं समझता। नहीं, जब पब्लिक में आप जा रहे हो पूरा भेज रहे हो, जितना जो लिमिटेड पूछा गया है उतना ही पूछने की बात है। ज्यादा आप इस तरीके से उल्टा सुल्टा मत पूछे। उल्टा नहीं, आपको पूछा सब जगह। यहाँ सवाल उठता है, मीडिया के सामने आने से क्यों कतरा रहे हैं मानिकराव ठाकरे? क्या और कुछ बात है जो जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? इस तरह की मीडिया से चर्चा हो ही रही थी कि विधायक राव साहब शेखावत ने मीडिया की चर्चा रोकते हुए मानिकराव ठाकरे से कहा, चलो आगे। इस तरह के रवैये जनता में कई प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार पद पर होने के कारण मानिकराव ठाकरे ने मीडिया के सामने आकर जनता के सवालों का जवाब देना था, जिससे जनता के सवालों का समाधान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। गाड़गेनगर के पुलिस दस्ते ने कांग्रेस पार्टी के 1 करोड़ रुपए की नगद राशि जब्त कर ली। ये पैसा पार्टी फंड रहने का दावा पार्टी स्तर से किया जा रहा है। कांग्रेसी नेता की कार रोककर पुलिस दस्ते ने जो 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, यह पैसे कांग्रेस के ही है, यह तो पार्टी ने भी कबूल किया है। पर इसी कबूलनामे के साथ जो खुलासा जोड़ा गया है, वह खुलासा इतना हास्यास्पद और बेतुका साबित हो रहा है कि यह मामला सुलझने की बजाय और भी उलझता जा रहा है। यह पैसे पार्टी स्तर से पार्टी प्रत्याशियों के लिए भेजे जाने का दावा हो रहा है। यह पैसा पार्टी फंड है और पार्टी ने ही पार्टी प्रत्याशियों के लिए भेजा है। ऐसा एक पत्र विधायक शेखावत ने पुलिस को स्वयं के कवरिंग लेटर के साथ भेजा।
पर अहम बात तो यह है कि पार्टी का पैसा, पार्टी का पत्र पार्टी स्तर को ही मिलेगा। यानी अगर पार्टी पैसा भेजती है तो पार्टी अध्यक्ष के नाम से ही भेजेगी। फिर इस पत्र पर पार्टी अध्यक्ष का नाम ही नहीं है। इतनी बड़ी राजनैतिक पार्टी का यह पत्र ऑर्डिनरी हस्तलिखित है और इस पर उस दिन की तारीख है जिस दिन पार्टी के तमाम वरिष्ठ, यहाँ तक के मुख्यमंत्री भी महानगर में मौजूद थे, यानी 11 फरवरी। इस तमाम मामलों से यही उजागर होता है कि पुलिस या कार्रवाई के पश्चात आनन फानन में यह पत्र तैयार हुआ। ऐसा ही आरोप राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी जाहीर रूप से लगाया है ही। तुम्हाला जबाबदारीने सांगतो, त्याच्यामध्ये निश्चितपणे यांच्यावर कोणाचा तरी दबाव आलेला आहे आणि त्यामुळं खरं तर पोलीस ज्याचे वरिष्ठ पोलिसांचे कुणाकुणाचे फोन झालेले आहेत त्या काळातले, त्यांचे मोबाईल कुणाचे, हे जर काढलं ना तर एका मिनिटात कळेल की काय नक्की कोण आहे। कुणी का असे ना ते येऊ द्या ना लोकांच्या समोर, त्याला घाबरायचं काय। अशा वेळेस उलट अधिकारी वर्गाने अतिशय इम्पार्शियल त्या ठिकाणी वागलं पाहिजे। ऐसे में इस मामले की गंभीरता की ओर ध्यान खींचने का प्रयास कर महानगर में पधारे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे से जब मीडिया ने पूछा कि आखिर यह माजरा क्या है, तो उन्होंने बताना जरूरी नहीं है और बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। 1 करोड़ रुपया अभी यहाँ पे आपने भेजा अमरावती में, ऐसे कितनी महानगर पालिका को भेजा आपने? जो उम्मीदवार रहते हैं उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक लिमिटेड फंड भेजती है। सभी महानगर पालिका को आपने ऐसा फंड भेजा है 1-1 करोड़ रुपया? देखिए कितना क्या भेजना है वो पार्टी की तरफ से सब हिसाब, पार्टी के अध्यक्ष से आपकी जानकारी तो होगी, कुछ भेजा नहीं भेजा सब पार्टी। लेकिन आपको मैं सब हिसाब देने की मुझे जरूरत नहीं समझता, जिससे कांग्रेस पार्टी के कथनी और कहने पर कई सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका चुनाव अब कुछ ही घंटों पर आ धमका है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रचार का मौसम खासा गर्माया। मनपा के हर प्रभाग में हर पार्टी या अपक्ष प्रत्याशियों का प्रचार बड़े धूमधाम से देखने को मिला। कहीं पंजा, कमल, धनुष्यबाण, घड़ी तो कहीं नगारा, सिलाई मशीन, दूरदर्शन का बोलबाला जोरों जोरों से चल रहा था। प्रभाग में रैलियां, पद यात्रा भी निकाली गई और अंत में दिन ढलते ही शांत हुए प्रचारी तोहफे। अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2012 अब कुछ ही दूरी पर है। इस चुनाव में 725 प्रत्याशियों को पार्षद बनने की होड़ लगी है, जिसके लिए सभी प्रत्याशी जोरों से चुनावी प्रचार कर जनमत जुटाने में लगे हुए हैं। मंगलवार को चुनावी प्रचार का अंतिम दिन होने से सभी प्रत्याशियों ने बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ अपना प्रचार किया। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अनिल अग्रवाल, अर्चना राजगुरे तथा शम्भुनिसा शेख अमीर, इन्होंने मंगलवार को जवाहर गेट परिसर में जोरों से प्रचार मुहिम चलाई। इस अवसर पर बाजे गाजे के साथ तथा आतिशबाजी कर कांग्रेसी प्रत्याशियों की प्रचार रैली निकाली गई। प्रचार का अंतिम दिन होने से राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस, शिवसेना महायुति, रिपाई, जन कल्याण जन विकास आघाड़ी ने भी जोरों शोरों से प्रचार रैलियां, पदयात्रा, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली निकालकर तथा पत्र बांटकर प्रचार किया। मंगलवार को प्रभाग क्रमांक 36 बेनोडा के राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी अविनाश मार्डीकर ने प्रभाग में भव्य प्रचार रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो स्वाभिमानी प्रत्याशी भी प्रचार में पीछे नहीं थे।
शिवसेना महायुति ने भी जोरों शोरों से नारेबाजी कर प्रचार रैली निकाली, जिसमें शिवसेना के कई दिग्गज नेताओं सहित शिव सैनिक तथा महायुति के प्रत्याशी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। प्रभाग क्रमांक 35 वडरपुरा के रिपाई उम्मीदवार मंगेश मनोहरे ने प्रभाग में प्रचार रैली निकालकर विजयी बनाने का मतदारों से आह्वान किया। तो मनपा चुनाव में प्रभाग क्रमांक 12 अंबापेट से चुनाव लड़ रहे वर्तमान पार्षद तथा अपक्ष उम्मीदवार दिनेश बुब, इनकी भव्य प्रचार रैली प्रभाग के मुधोड़कर पेट, गांधी चौक, जवाहर गेट परिसर से मोची गली आदि परिसर में जोरों शोरों से निकाली गई। प्रभाग क्रमांक 13 माल टेकड़ी से राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश जैन, इनके प्रचारार्थ मंगलवार को प्रभाग में साइकिल रैली भी निकाली गई। पार्टी प्रत्याशियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनावी प्रचार के अंतिम दिन प्रचार रैलियां तथा पदयात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दिन ढलते ही प्रचार का दौर समाप्त हुआ। प्रत्याशियों के बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स उतारे गए, लाउड स्पीकर का आवाज भी बंद हुआ, पार्टियों के झंडे भी उतारे गए। इस तरह शांत हो गई चुनावी प्रचार की तोहफे। जिले के अंजनगांव सुरजी पुलिस थाना परिसर निवासी एक युवक ने पुलिस के प्रताड़ना से त्रस्त होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एक खेत से उनका शव बरामद किया गया। उक्त घटना की शिकायत पर दोषी पुलिसकर्मी सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे अंजनगांव सुरजी संवाददाता। तो यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी ने एक युवक को पीटने से पुलिस वो युवक ने आत्महत्या कर ली। यहाँ के देहात कापूस कॉलोनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रत्नापुर में रहवासी राजू बोडखे ये पुलिस कर्मचारी ने वही गांव के और उसके चचेरे भाई ने मिलकर उसी गांव के प्रमोद साहेबराव गिरनाड़े इस पे चोरी का इल्जाम लगाकर इसको मारपीट की। मारपीट करे बाद गिरनाड़े ने खेत में जाके रोगर पी के आत्महत्या कर ली, जिसके कुछ दिन के बाद उसके शव वहाँ खेत में मिला और खेत में मिलने के बाद उसके पत्नी ने यहाँ के रहीमापुर चिंचोली के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिस पर वहाँ के पुलिस स्टेशन में कार्रवाई कर 452, 323, 306 अधिक 34 धारा के तहत मामला दर्ज करके दोनों भी आरोपी राजू बोडखे, पुलिस कर्मचारी राजू बोडखे और उसका चचेरा भाई राहुल बोडखे को गिरफ्तार किया है और आगे का तपास चालू है। मृतक की मृत्यु कब हुई हो ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है?
मृतक की मृत्यु उसको रोगर पीने से, वो खेत में रोगर पीने बाद ही वहाँ कोई मौजूद नहीं रहने के लिए अभी तो कोई अंदेशा लगा नहीं है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही रख सकता है कि कब उसकी मौत हुई। तो पुलिस ही में जो मतलब जो एक पुलिस वाला और उसका सहकर्मी, ऐसे दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, पुलिस कर्मचारी है ये। इससे पहले यहाँ के अंजन गाँव के पुलिस उपविभागीय पुलिस अधिकारी के वहाँ चालक था, और कुछ दिन बाद उसकी बदली यहाँ के अचलपुर पुलिस थाने में हुई है। वहाँ वो गाड़ी जीप चालक है, उसका नाम है तुम्हारा राजू बोडके, और उसका चचेरा भाई है राहुल बोडके। दोनों ने मिलकर इसको अपना प्रमोद गिरनारे को मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा के उसको मारपीट की, और शर्म से आके इन्हें खुद जाके खेत में जाके रोगर पी लिया, जिसके बाद उसके शव दिखे बाद उसके पत्नी ने रहीमापुर चिचोली में जाके शिकायत दर्ज की है। अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस ने चुनावी प्रचार में बड़ी आघाड़ी प्राप्त की है। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा तथा नवनीत राणा ने स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ पूरे 43 प्रभागों में प्रचार मुहिम चलाकर मतदारों को खासा आकर्षित किया। मंगलवार को चुनावी प्रचार का अंतिम दिन था। चुनावी प्रचार के अंतिम दिन भी महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस का चुनावी प्रचार में बोलबाला बरकरार रहा, जहां नवनीत राणा ने चुनावी प्रचार में शामिल होकर स्वाभिमानी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का मतदारों से आह्वान किया। महाराष्ट्र स्वाभिमान की स्टार प्रचारक नवनीत राणा ने मंगलवार को संत गजानन महाराज प्रगट दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय केडिया नगर स्थित संत गजानन बाबा के मंदिर में पालकी के दर्शन कर अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की। बाद में प्रभाग क्रमांक 13 माल टिकट के स्वाभिमानी प्रत्याशी प्राची आत्राम तथा एडवोकेट रोहन शर्मा इनके प्रचार हेतु स्थानीय आदिवासी नगर में एक प्रचार सभा को संबोधित किया। प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप के स्वाभिमानी प्रत्याशी राजू चौथमाला इनके प्रचार सभा में नवनीत राणा ने सभी उपस्थित मतदारों को दूरदर्शन चिन्ह का बटन दबाकर विजय बनाने का आह्वान किया। प्रभाग क्रमांक 36 बेनोड़ा में महाराष्ट्र स्वाभिमान का अच्छा बोलबाला है। स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार को मतदारों का अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। मंगलवार को प्रभाग क्रमांक 33 बेनोड़ा के स्वाभिमानी प्रत्याशी नितिन बोरेकर तथा करुणा तायडे इनके प्रचार हेतु नवनीत राणा की सभा संपन्न हुई। इस प्रचार सभा को मतदारों का भारी जमावड़ा उमड़ा। इस तरह प्रचार के अंतिम दिन भी महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस का बोलबाला बरकरार था। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। स्थानीय वेंकईपुरा निवासी प्रमोद खड़से नामक प्रत्याशियों को एक पार्षद द्वारा धमकी देने की शिकायत पुलिस आयुक्त के पास पहुंची है। इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की मांग पीड़ित ने उठाई है। पार्षद बबलू शेखावत द्वारा धमकी दिए जाने की शिकायत स्थानीय वेंकैयापुरा के निवासी प्रमोद खड़से नामक पीड़ित ने पुलिस आयुक्त को दी। चुनावी दावपेच के चलते यहाँ धमकी दी गई है और इस पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना है। मी वेंकैयापुरा जो महानगरपालिकेचा वेंकैयापुरा भाग आहे त्या भागामध्ये राहतो वेंकैयापुरामध्ये। तर तिथे मी आपल्या उमेदवारांना एका पाठिंबा दिलेला आहे। त्यांचं नाव सचिन निकम आहे, जे पाटी या चिन्हावर लढत आहे आणि ज्या पक्षामध्ये मी काम करतो, मी गवई RS गवई यांचा जो पक्ष आहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, त्याच्यामध्ये रिपब्लिक एम्प्लॉईज फेडरेशन या यूमचा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आहे।
तर मी या दोन व्यक्तींना पाठिंबा दिल्यामुळे, समर्थन दर्शविल्यामुळं आमच्या नगराचे जे नगरसेवक आहेत, विद्यमान नगरसेवक, जे SRPF कॅम्प 14 मध्ये, प्रभाग 14 मध्ये काँग्रेसच्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर ते लढत आहे. तर त्यांना हे माहीत झाल्यानंतर त्यांनी सुरुवातीला मला 2-3 दिवसापासून सतत माझ्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला, मला आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा मी त्यांची आमिष, त्यांची भीती नाकारली, मी पैसे घेण्यास जेव्हा नाकारलं, त्यावेळेस त्यांनी मला काल रात्री 10:30 वाजता मला त्यांच्या मोबाईल नंबरवरून मला त्यांनी धमकीचा फोन केला माझ्या नंबरवर आणि मला धमकी दिली की तुला मी जीवानं मारून टाकतो, तुझ्या घरी येतो, अशा प्रकारची त्यांनी मला धमकी दिली. कोण आहे ते धमकी देणारे? ते आहेत आपलं नगरसेवक बबलू शेखावत, जे सध्या न्यायमंदिर वार्डाचे नगरसेवक आहे आणि काँग्रेसच्या पक्षावर ते सध्या निवडणूक लढवत आहेत. SRPF कॅम्प प्रभाग 14 मधून ते निवडणूक लढवत आहे. आणि तुम्हाला जेव्हा त्यांनी धमकी दिली तर त्या धमकीचा आशय काय होता, नेमकं काय काय बोलले तुमच्यासोबत? त्यांनी म्हटलं, काय रे प्रमोद, मी बबलू शेखावत बोलतो, तू जे पत्रक काढलं तुला माहित नाही का, तू माझ्या विरोधामध्ये कशाला पत्रक काढलं? मी असं त्यांच्या विरोधामध्ये कुठलंच पत्रक काढलं नाही. फक्त मी माझ्या पक्षाचं काम, रिपब्लिकन पार्टीचं काम आणि माझ्या नगरातला जो मुलगा नगरसेवकासाठी उभा आहे त्याला समर्थन म्हणून मी माझं समर्थन दिलं आहे. तर त्याच्यावर तो चिडून त्याने मला फोन केला आणि त्याने मला म्हटलं का तू माझ्या विरोधात तू काम करून राहिलाय, तुला ते महागात पडेल आणि तुला मी पाहून घेईन. मागं तुझ्यावर जो हमला ज्या लोकांनी केला होता तर ते तसं तुला मी करेल असं त्यांनी मला फोन करून बोलले. मग या तक्रारीच्या विरोधात, या धमकीच्या विरोधात तुम्ही पोलिसांना तक्रार वगैरे दिली? मी रात्री माझ्या नगरातल्या लोकांना सांगितलं का अशा प्रकारचं मला धमकी आली. त्याच्यानंतर रात्र जास्त झाली असल्यामुळं मी आज सकाळी अमरावती पोलीस आयुक्त यांच्याकडे रिपब्लिकन एम्प्लॉईज फेडरेशन या लेटर पॅडवर मी माझी तक्रार पोलीस आयुक्त साहेबांना दिलेली. त्या तक्रारीवर काय कारवाईचं आश्वासन आपल्याला मिळालं? सर, अजून कुठलीच कारवाई झालेली नाही आणि बबलू शेखावत जे नगरसेवक आहेत त्यांचे गुंड प्रवृत्तीचे लोक माझ्या घराच्या आजूबाजूला परिसरामध्ये फिरतात आणि त्यांच्याकडून माझ्या जीविताला धोका आहे, माझ्या परिवाराच्या जीविताला धोका आहे. ते कधीही माझ्या विरोधामध्ये खूप कारस्थान नसून मला मारून टाकू शकतात, माझा जीव घेऊ शकतात. मी अखिल भारतीय बौद्ध महासंघाचा संस्थापक अध्यक्ष आणि त्या पद्धतीनं मी माझे धार्मिक मुवमेंट जे आहे हे मी चालवत असतो. मी पोलीस आयुक्त साहेबांना विनंती करेल की जे अशा निवडणूक लढविणारे जे काही उमेदवार आहेत, ज्यांच्या बाहेरून ते उमेदवार वाटतात पण आतमधून त्यांच्यामध्ये एक राक्षस दडलेला आहे, जो आम जनतेला, माझ्यासारख्या आम व्यक्तीला जे जीव घेण्याची धमकी देऊ शकतात, अशा गुंड प्रवृत्तीच्या बबलू शेखावत सारख्या व्यक्तीला पोलीस आयुक्तांनी, पोलीस प्रशासनाने, इथल्या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला बंदीवर आणावे, त्याला मुक्ती घालावे. अन्यथा आंबेडकरी समाज, आंबेडकरी चळवळ त्यांना सोडणार नाही असा मी त्यांना इशारा देतो. आणि पोलीस विभागाकडून, इथल्या न्यायव्यवस्थेकडून मला न्याय मिळेल, पोलीस प्रोटेक्शन मिळेल अशी मी न्यायव्यवस्थेला आणि इथल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला विनंती करतो. अमरावती मनपा चुनाव में प्रहार के 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं और तीनों प्रत्याशी विजयी होंगे, ऐसा दावा प्रहार संगठन के विधायक बच्चू कडू ने सिटी चॅनल को दिए एक साक्षात्कार में किया. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता प्रहार पक्ष सुद्धा पूर्ण ताकदीनिशी उतरलेला आहे. प्रहारचे सर्व बच्चूभाऊ कडू आपल्या बरोबर आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया. सर, आपल्याला काय वाटतं आता शहरी भागामध्ये प्रहारचं किती वर्चस्व आहे, किती यशस्वी होऊ शकतो आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शहरी विभागात? प्रश्न आपण पाहतो का निवडणुका पाहिजे तशा राहिलेल्या नाही. निवडणुकीत खूप मोठा बदल झालेला आहे. पहिले महत्त्वाचा रोल हा मीडियाचा राहायचा आणि तो सुद्धा आता संपलेला दिसतोय. आणि आपण पुऱ्या महाराष्ट्रात हिंदुस्थानात चित्र जर पाहिलं तर पैशाचा बोलवाला, घराणेशाही, सत्तेचा दुरुपयोग सुद्धा आपण पाहतोय या निवडणुकीत प्रामुख्यानं दिसतंय. आणि गरीब माणसांना फक्त आता मत मारायचं आणि श्रीमंतांना उभं राहायचं अशा प्रकारची अवस्था सध्या पूर्ण हिंदुस्थानात आहे. एकाच घरचे 10-10 लोक, 5-5 लोक खासदार आमदार जेव्हा होतात तेव्हा सामान्य माणसाच्या
मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून 7 दिवसात ज्याचा प्रचार चांगला असतं त्याचा उमेदवार निवडून येण्याचे चिन्ह आता वाढलेलं दिसतं. 5 वर्ष काम करणारा कार्यकर्ता या निवडणुकीत मागं पडू नये म्हणून प्रहारची भूमिका नेमकी त्यासाठी प्रामुख्यानं राहिलेली आहे. का नेत्याला नाही कार्यकर्त्याला निवडून दिलं पाहिजे आणि ती जबाबदारी आम्ही पूर्ण करतो. आपल्याला प्रहार म्हटलं की सर्वप्रथम अचलपूर, चांदूर बाजार हे नाव समोर येतात. आता शहरी विभागामध्ये काय रणनीती असणार आहे प्रहारची? आणि आम्ही आता जास्त उमेदवार नाही, 3 उमेदवार आमचे उभे केलेले आहेत. ते 3 उमेदवाराची स्थिती चांगली आहे. आणखी महिलांचं कसं काय सहकार्य आहे? महिला उमेदवार आता आपण ज्या ठिकाणी आलेला आहात तर महिला कितपत यशस्वी आहे प्रहारची सीट लढवण्यासाठी? आपल्याला नाही, आम्ही इथे एक महिला उमेदवार आहे आणि ही सुद्धा कुठल्याही परिस्थितीत विजयी उमेदवार राहणार आहे. आणि आगामी आता महानगर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत शहरी भागात 3 उमेदवार आहेत तर 3 उमेदवारांच्या भरोशावर साधारण कितपत यश अवलंबून आहे प्रहारचं या निवडणुकीच्या बाबतीत? 3 उमेदवार आमचे नंबर 1ला आहे आणि 3 उमेदवार निवडून येणार शाश्वती. तर हे होते प्रहारचे सर्वेसर्वा बच्चूभाऊ कडू ज्यांनी आपल्याला सांगितलं की आता तालुक्यातच नाही तर शहरात सुद्धा आता प्रहार उतरलेल्या निवडणूक रिंगणामध्ये, परंतु 3 सीटांच्या भरोशावर आता शहरी विभागात प्रहार काय रंग दाखवणार आहे, काय होणार आहे प्रहारची परिस्थिती, किंवा 3 सीटांच्या भरोशावर आता प्रहार कशा प्रकारे शहरी राजकारणात एंट्री मारते आहे ते तर येणारी वेळ सांगेल. मी प्रभाग क्रमांक 17 मधून कॅमेरामॅन सागर मिश्रा बरोबर जितेंद्र गंगोरकर, सिटी न्यूज. अमरावती महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों के प्रचार हेतु राज्य की स्वास्थ्य तथा बाल कल्याण मंत्री प्राध्यापक फौजिया खान ने मंगलवार को महानगर का दौरा कर स्थानीय अलीम नगर आयोजित एक प्रचार सभा को संबोधित किया. अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों के प्रचार हेतु राज्य की स्वास्थ्य तथा बाल कल्याण मंत्री फौजिया खान ने महानगर का दौरा किया. अपने नियोजित दौरे में स्वास्थ्य मंत्री फौजिया खान ने स्थानीय अलीम नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों के प्रचारार्थ आयोजित एक जाहिर सभा को संबोधित किया. फैसला करना है, फैसला ये करना है कि आपका उम्मीदवार किस तरह का हो. आपका उम्मीदवार बासलाहियत है या नहीं, आपका उम्मीदवार काम करने के काबिल है या नहीं, आपके लिए हमदर्दी और दर्द रखता है या नहीं, ये बात आपको फैसला करना है. इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बासलाहियत तालीम याफ्ता कैंडिडेट्स आपके सामने दिए हैं जिनको जिला महानगर पालिका का काम समझे, काम कैसे करना है वो समझदारी रहे. जो पढ़े लिखे हैं इसलिए योजनाओं की और सारे प्रॉब्लम्स की जानकारी उनको वो इस तरह के उम्मीदवार राष्ट्रवादी ने चुन चुन कर आपको दिए. हर समाज, हर घटक, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी समाज के हो, उनके लिए इंसाफ देने की बात राष्ट्रवादी कांग्रेस के जरिए से होती है. इंसाफ उसको कहते हैं कि जो हर समाज के लिए कोई ना कोई योजना हो, हर समाज के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम हो, हर समाज के लिए उसके विकास के लिए उनको एक जैसे मौके हो. ये सारी चीजें जो दे सकते हैं वही इंसाफ कर रहे हैं, ऐसा हमको समझने की जरूरत है. इस जाहिर सभा के दौरान फौजिया खान ने सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने का उपस्थितियों से आह्वान किया. इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के संपर्क मंत्री बबनराव पाचपुते, राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला नेत्री सुलभात एक खोड़के सहित प्रभाग क्रमांक 27 पठानपुरा के राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी नूरुन्निसा कादिर शाह, अयाजुद्दीन बदरुद्दीन, प्रभाग क्रमांक 28 मेहंदिया नगर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इकबाल मोहम्मद नकी, प्रभाग क्रमांक 29 अलीम नगर के राष्ट्रवादी के प्रत्याशी डॉक्टर करीम शाह रहमान तथा शहजादी बेगम अब्दुल हमीद, प्राध्यापक क्रमांक 30 रहमत नगर के अब्दुल शाह गुलाब शाह तथा खैरुनिसा शफी उल्ला खां सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. महाराष्ट्र के पूजनीय संत श्री शेगांव के संत गजानन महाराज, इनका प्रकट दिन मंगलवार को महानगर में बड़े उत्साह से तथा धार्मिक वातावरण में मनाया गया.
श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिन के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न संत गजानन महाराज मंदिर में शोभा यात्रा, पालकी यात्रा, दिंडी, कीर्तन आदि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। महानगर में इरविन चौक, साई नगर, स्वामी विवेकानंद कॉलोनी में विशेष धूम दिखाई दी। गण गण गणार्थ बोते के नामोच्चार से पूरा महानगर झूम उठा था। महानगर के विभिन्न देवालयों में संत गजानन महाराज इनका प्रकट दिन पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से मनाया गया। चालू है। दिंडी यात्राएं, पालकी, शोभा यात्राएं आदियों से यहाँ संत गजानन महाराज का प्रकट दिन पूरे अंबानगरी में उत्साह से मनाया गया। श्री क्षेत्र शेगाव चे संत गजानन महाराज, संत गजानन महाराजांना न ओळखणारा महाराष्ट्रात तरी कुणीही सापडणार नाही। अशा पावन संत श्री गजानन महाराज यांचा प्रकट दिन महानगरात ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय आणि या प्रकट दिनानिमित्त ठिकठिकाणी विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजनही महानगरात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलं आहे। सध्या आपण अशाच एका मंदिरात पोहोचलोय आणि हे स्थान आहे श्री गोरक्षनाथ मंदिर, वृंदावन वसाहत, साईनगर। या मंदिराची आपण आकर्षक रोषणाई केलेली, आकर्षक सुंदरता केलेली बघू शकतो आणि महानगरात एकमात्र अशी संत गजानन महाराजची मूर्ती फक्त अमरावतीतील या मंदिरातच बघायला मिळते, अशी या मंदिराची आख्यायिका सुद्धा सांगितली जाते। आणि विशेष असं की या ठिकाणी दरवर्षी श्री संत गजानन महाराज यांचा प्रकट दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो। महानगरात पालखीचं आगमन होतं। महानगरात पालखी जी आहे, या मंदिराची विशेष आकर्षण असलेली मयूर पालखी रथ हा विशेष आकर्षण रथ या मंदिराचा असतो। सकाळी नगर प्रदक्षिणाला निघालेला हा रथ जवळपास दुपारपर्यंत या मंदिरात पोहोचतो आणि महानगराचं प्रदक्षिणा घातल्यानंतर सर्व भाविकांना येथे महाप्रसाद देऊन संत गजानन महाराज यांचा प्रकट दिन मोठ्या उत्साहाने, मोठ्या धार्मिकतेने साजरा करण्यात येतो। तोच परिसर आज आपण शहरवासियांपर्यंत या सिटी चॅनलच्या माध्यमातून पोहोचवतोय आणि तमाम गजानन भक्तांना ही मेजवानी सिटी चॅनल परिवार देतोय की आपल्याला आपल्या घरापर्यंत श्री गजानन दर्शन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे सिटी चॅनल करतोय। सिटी चॅनलची टीम महानगराचे जेव्हा आकलन करत गेली, महानगराचं ठिकठिकाणचं शोभायात्रा, ठिकठिकाणी सुरू असलेले कार्यक्रम यांचं थेट दर्शन आपल्याला घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी सिटी चॅनलची टीम ठिकठिकाणी दौरा करत आहे आणि त्याच दौऱ्याच्या निमित्तानं आज आपण इथे पोहोचलोय। आपण बघू शकतो की कशा आकर्षक रोषणाई केलेली मूर्ती इथे सजवण्यात आलेली आहे आणि येत्या काही क्षणातच, म्हणजे काही थोड्या वेळातच मयूर पालखी रथ येथे आगमन होईल। दिंडी, पताका आणि ध्वज घेतलेल्या ज्या महानगर प्रदक्षिणा घेतलेली जी दिंडी आहे त्या दिंडीचं आगमन होईल आणि स्वागत समारोह झाल्यानंतर समस्त भाविकांना महाप्रसादाचं आयोजन सुद्धा इथं करण्यात आलंय। आपण बघू शकतो की महानगर प्रदक्षिणावर गेलेली पालखी ही विशिष्ट पालखी जी आहे, मयूर रथ सजवलेला पालखी असतो, तिचं आगमन सध्या झालेलं आहे आणि आपण बघू शकतो की या दिंडीमध्ये
ठिकठिकाणच्या उत्साही दिंड्या आलेल्या आहेत, हत्ती घोडे आणि अशी सजवलेली हे उत्कृष्ट पालखी आहे. या पालखीचं जे वैशिष्ट्य आहे ते तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की या पालखीमध्ये एक खास सजावट केलेला मयूर पालखी आहे. ही पालखी आजपर्यंत कुठेही दिसली नाही. थेट असं झालेली ही जी पालखी आहे ही पालखी आपल्या महानगरात पोहोचलेली आहे. या दिंडीचं आगमन झालेलं आहे आणि इथं भव्य स्वागत झाल्यानंतर महाप्रसादानंतर हा कार्यक्रम सुरू होईल. या दिंडीमध्ये ज्या सहभागी झालेल्या दिंड्या आहेत त्यांचं सुद्धा बाहेरगावून आगमन इथं झालेलं आहे. मयूर पालखी रथ बघायचा आपल्याला, मयूर रथ बघायचा आहे. तो मयूर रथ सुद्धा थोडासा प्रतीक्षित आहे आणि त्याचं सुद्धा दर्शन आपण बघू शकतो की शेगावीचा राणा गजानन यांचा, गजानन महाराजांचा हा जो प्रकट दिन महोत्सव आहे, हा प्रकट दिन महोत्सव मोठ्या उत्साहाने महानगरात साजरा होतोय. आणि या महानगरात जो महोत्सव साजरा होतोय त्यासाठी भाविक सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भक्तांचं दर्शन करण्यासाठीचा हुजूम येथे दरवर्षी उमटत असतो आणि दरवर्षी या प्रकारे मोठ्या उत्साहाने येथे गजानन महाराजांचा हा जो प्रकट दिवस आहे हा साजरा होतो. श्री संत गजानन महाराज यांचा रथ हा जो आहे ग्रंथरथ आपण बघू शकतो की या ग्रंथाचं सुद्धा महानगर प्रदक्षिणा करण्यात आली. ठिकठिकाणी या रथाचं स्वागत झालं, ग्रंथाचं स्वागत झालं, पूजापाठ झाली. त्यानंतर हा महानगर प्रदक्षिणेवर गेलेला रथ सुद्धा येथे परतलेला आहे. संत गजानन महाराज यांच्या पालखीचं हे आगमन पुन्हा ठिकाणी झालेलं आहे जिथं महाप्रसाद होणार आहे. या ठिकाणी या पालखी रथाचं समारोप होतोय आणि जे मी तुम्हाला सांगितलं की या पालखीची विशिष्टता जी आहे मयूर रथ, हा मयूर रथ असतो, हा फक्त एकच रथ आपल्या अमरावती महानगरातून फिरतो आणि या रथाचं जे विशिष्ट आकर्षण आहे हे जे गरुड रथ आहे हा गरुड रथ मयूर रथ म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षी या पालखीची महानगर प्रदक्षिणा होते आणि त्यानंतर संपूर्ण महानगरातून प्रदक्षिणा घालून आलेला हा रथ जेव्हा मंदिरात येतो तेव्हा त्यांचं भव्य स्वागत होऊन महाप्रसादाने या कार्यक्रमाची सांगता होत असते. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही अमरावती महानगरात संत गजानन महाराज यांचा हा प्रगट दिवस मोठ्या उत्साहाने आणि भक्तिभावाने साजरा होतोय. संत श्री आसाराम बापू की पावन प्रेरणा से 14 फरवरी को देश विदेश में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है. छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की सरकार ने तो इस वर्ष इस दिन को शासकीय स्तर से मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में घोषित किया है. अमरावती में अखिल भारतीय श्री योग वेदांत सेवा समिति की स्थानीय शाखा के बाल संस्कार विभाग द्वारा मातृ पितृ पूजन का सामूहिक कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ. रविवार 12 फरवरी को स्थानीय अर्जुन नगर स्थित संत श्री आसाराम जी भवन में संपन्न हुए कार्यक्रम में आसाराम जी बापू की प्रतिमा का पूजन किया गया. टीवी के माध्यम से पूज्य बापूजी का संदेश सुनाया गया. बापूजी ने कहा, पाश्चात्य संस्कृति की विनाशकारी देन वैलेंटाइन डे के प्रभाव से बालक व युवा मुक्त होकर उनके मन में अपने माता पिता व संस्कृति के प्रति पूज्य भाव विकसित हो. इसलिए इस दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाना चाहिए. बापूजी के वीडियो सत्संग के पश्चात अर्जुन नगर व परिसर के बालकों द्वारा अपने माता पिता का सामूहिक रूप से पूजन किया गया. अर्जुन नगर परिसर के विविध पक्षों के और अपक्ष चुनावी प्रत्याशियों ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर ऐसे दैविक कार्य के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने की बात कही. ऐसे ही अनूपनगर स्थित विनय विला मंगल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहे बाल संस्कार केंद्र के बच्चों द्वारा माता पिता, गुरु और संस्कृति की महिमा का बखान करता नृत्य, नाटिका आदि का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया. तत्पश्चात बालक और युवाओं ने अपने अपने माता पिता का सामूहिक पूजन किया. इस अवसर पर बजाए गए मातृदेवो भव पितृदेवो भव इस गीत से उपस्थितियों की आंखें भर आई थी. अंत में आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ. अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर. कांग्रेस पार्टी के चुनाव में बांटने लाई गई 1 करोड़ रुपयों की राशि पुलिसिया कार्रवाई में बरामद होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने भी इसकी दखल ली है. चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायणन ने इस मामले के जांच के आदेश निर्गमित कर दिए हैं. तो राजकीय क्षेत्र में भी यही मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है. विधायक बच्चू कडू, मनपा चुनावी मैदान के प्रत्याशी रामा सोलंके, लखनराज, अनिल आसलकर आदियों ने भी इस घटना की निंदा कर इसे लोकतंत्र पर प्रहार करार दिया है. आपण निवडणुकीच्या पुऱ्या हिंदुस्थानात चित्र पाहिलं तर ह्या सगळ्या ऐवत धंदे करणाऱ्याच्या हाती सत्ता जाण्याचे चित्र दिसतं आणि त्याच्यातून काही अमरावती सुटले असं मला दिसत नाही. आपण आता बातमी वाचली असेल, किमान 1 कोटीची बॅग
आपल्या पोलीस आयुक्तांना पकडलेली आहे. तर हे 1 कोटी आले कशासाठी, मग ते पैसे घरात जात होते का दारू वाटल्या जात होती, काय केल्या जात होतं याचं अजूनही आपण निश्चित सांगता येईल. निवडणुका ह्या सामान्य माणसाच्या हातून जात असताना आपण पाहतोय का पैसा धनाढ्य लोकांच्या निवडणुका आता आपण पाहतोय येणाऱ्या 10 वर्षात चित्र दिसणार. आणि म्हणून सामान्य माणूस, काम करणारा कार्यकर्ता या निवडणुकीच्या माध्यमातून हद्दपार होऊ नये. त्या कार्यकर्ता, काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या हाती सत्ता असणं गरजेचं असं आम्हाला वाटतं. महानगरपालिकेच्या 2012च्या निवडणुका चालू आहे. रणधुमाळी पूर्ण अमरावती शहरात चालू आहे. अनेक पक्षाचे उमेदवार आहेत, परंतु ज्यांनी 50 वर्षापासून सत्ता भोगलेली आहे असे उमेदवार त्या पक्षाचे आहे. आणि पक्षाचे नेते करोडो रुपये वाटत आहे. परंतु मी मतदार बांधवांना सर्वांना विनंती करतो की खऱ्या अर्थानं आपल्या भागातला विकास करण्यासाठी, या भागाचा सुजलम सुफलम करण्यासाठी असलेल्या त्या प्रभागातील त्या उमेदवाराला मतदारांनी निवडून द्यायचं आहे. आणि अशाच ज्याला अनुभव आहे, ज्याला महानगरपालिकेची पूर्ण माहिती आहे, अशा उमेदवाराला मतदारांनी खऱ्या अर्थानं निवडून द्यायला पाहिजे. पैसा, अनेक उमेदवार धनाढ्य असलेले माझ्याही प्रभागात धनाढ्य उमेदवार आहे की ज्याच्यापाशी पाण्याचा पैसा आहे आणि जनतेला तो पैसा वाटत आहे. आणि त्या लोकांनी विचार करायला पाहिजे ही 15 दिवसाची निवडणूक नव्हे तर 5 वर्षाचं भवितव्य या प्रभागाचं आहे. पैशाला ठुकरून, पैशाला आपण न घेऊन किंवा कुठल्याही गोष्टीला आमिष न घेता मतदान आपलं श्रेष्ठ आहे, मतदान पवित्र आहे. आणि त्या माध्यमातून मतदारांनी मतदान करायला पाहिजे अशी मला अपेक्षा आहे. कांग्रेस और राष्ट्रवादी अभी तक जो चुनाव ये जीत के आए हैं, ये पैसे के बलबूते पे ही जीत के आए हैं. इसका उदाहरण ये है कि अभी जो 1 करोड़ रुपए जो पकड़ा गया है कांग्रेस का, ये इसका एक सामने उदाहरण है. आने वाले आगामी महानगर चुनाव ये निष्पक्ष हो ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो सत्ता है ये भ्रष्ट सत्ता है. और कांग्रेस और राष्ट्रवादी हरदम स्लम एरिया में पैसे बांट के ही चुनाव जीतते हैं और प्रशासन भी उनका साथ देता है. और प्रशासन का भी नाइलाज रहता है क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वही उनको उसी तरह फेवर देना होता है. अभी जो 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया है सम्मानित सीपी साहब के मार्गदर्शन में 1 करोड़ जो पकड़ा गया है वो सही में प्रशंसनीय, सीपी साहब का प्रशंसनीय कार्य है. और सीपी साहब के जो मार्गदर्शन में ये चुनाव होगा वो कुछ हद तक निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन जो प्रशासन है वो अत्यंत भ्रष्ट और अपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी अपने सीटा स्लम एरिया में पैसे बांटकर ज्यादा ज्यादा सीट्स जिताने की कोशिश करेंगे. इसलिए मेरी मतदाता से अपील है कि कोई भी प्रकार के पैसे के लालच में या और कुछ लालच में न आकर अच्छे और सच्चावन कार्यकर्ता को अगर चुनाव जीता है और राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता को उखड़ के फेंके, भाजपा को भाजपा सेना रिपाई महायुति ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत. आज जो अमरावती शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया है वो कांग्रेस का था. और वो जो पैसे से वोट खरीदना चाहते हैं, या ऐसे लोगों को उससे बचना चाहिए अपन. और कांग्रेस को कभी वोट देना नहीं चाहिए. जो निष्पक्ष और बगैर इससे काम करेगा वही चुन के लाना चाहिए. तर आजचं चाललं तर राजकारण सगळं पैशाच्या भरोश्यावर चाललं. जो तो म्हणतो पैसा पैसा, परंतु पैसा 1 दिवस देणार आणि मतदान झाल्यावर पुन्हा विसरणार, म्हणजे 5 वर्ष पुन्हा पस्तावण्याची पाळी येणार. म्हणून आपल्या जनतेने हे करायला पाहिजे की जो उमेदवार चांगला आहे, सतत कामाचा आहे, चळवळीतला आहे, आंदोलक आहे आणि निपक्षपणे तो काम करतो, त्याच उमेदवाराला खऱ्या अर्थाने निवडून देण्याचं काम आपल्या अमरावतीतल्या जनतेने करायला पाहिजे. आणि 1 कोटी रुपये सापडले त्याबद्दल आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे. 1 कोटी रुपयाचं काम काय आहे? काही जणांनी सांगितलं की 1-1 लाख रुपये सदस्यांना वाटायचे आहे. पण पैशाचं काम कुठं पडतं? जे आहे ते स्टेशनरी वगैरे खर्च करायसाठी तर काही हा तुटपुंजा पैसा लागतो. हा एवढा मोठा पैसा जो आहे तो कोणासाठी चालला होता, कशासाठी चालला होता याची सगळ्या मतदारांनी आपण होऊन स्वतःहून माहिती घेणं गरजेचं आहे. आणि कुठल्या आमिषाला बळी न पडता, दारू, मटण, मच्छी, मांस किंवा पैसा, आपण निपक्षपणे न घाबरता आणि न कोणत्याही पक्षाला बळी न पडता, अफवांना बळी न पडता आपण निपक्षपणे मतदान करावं हीच प्रहारतर्फे कळकळीची विनंती.
अमरावती मनपा चुनाव में मतदार झूठे प्रलोभनों पर ध्यान न दे तथा पैसा शराब बांटने जैसी आपराधिक घटना से मतदार दूर रहे, ऐसा प्रतिपादन विधायक बच्चू कडू ने किया। मित्रों, आम्ही काम पाहून खऱ्या अर्थानं मतदान करण्याची गरज आहे। आम्ही पाहतोय निवडणुकीच्या माध्यमातून तुमच्या आमच्या मताला कुठेतरी किंमत आली आहे, तुमच्या आम्हाला मताला खऱ्या अर्थानं महत्व आलं। मित्रों, कदाचित निवडणूक नसती तर नेता आणि जनता याचा समन्वय साधला गेला नसता। नेते इतके बदमाश झाले असते, कदाचित तुम्हाला मतदानाचा अधिकार दिला नसता तर आमदार नगरसेवक आज जन्म तुम्हाला भेटला नसता, लापता राहिला असता। पण मतदानाचा अधिकार सर्वसामान्य माणसाला दिल्यामुळे चित्र बदललं। पूज्य बाबासाहेब आंबेडकरचं खऱ्या अर्थानं आभार मानायला पाहिजे। घटनेमध्ये सामान्य माणसाला मतदानाचा अधिकार दिला म्हणून नेता काही ना काही तालावर आहे, नाही तर इतके बहेकले असते का हे जन्मभर भेटायला आले नसते। चित्र असंच असतंय। आम्ही पाहतो का पूज्य बाबासाहेब आंबेडकरचे आमच्यावर उपकार आहे, सामान्य माणसाला मतदानाचा अधिकार दिला। राष्ट्रपतीला मत एकच मारता येतं आणि सामान्य माणसाला मत मारायचा अधिकार एक आहे। मित्रो, तुम्हाला मतदानाच्या माध्यमातून हत्याची ताकद दिलेली आहे, हत्याची ताकद आहे। माझ्या भागातला कोण आमदार राहणार, माझ्या भागातला कोण नगरसेवक राहणार हे तुम्हाला ठरवावं लागणार आहे, तुम्ही ठरवणार आहे, तुमच्या हाती आहे। पण काय करताय, 7 दिवसात ज्याचा प्रचार चांगला असतं तो समोर जातो, 5 वर्ष ज्याचं काम चांगलं असते तो मागं पडतो। कारण दारूची बॉटल याच्या हाती नसतं, पैसा याच्या हाती नसतं। आम्ही पाहतो जातीपातीचे गणित याच्या सोबत नसते आणि मग 5 वर्ष काम करणारा, वेळ पडला तर रक्तदान करणारा, तुमच्यासाठी मरमर करणारा, वेळ पडली तर आंदोलन करणारा, गुन्हे दाखल करून घेणारा हा कार्यकर्ता या 7 दिवसात मागे पडता कामा नये। जो दारू वाटल त्याला खऱ्या अर्थानं हिशोबानं आपण इथे कलाटणी दिली पाहिजे। 5 वर्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचे दिवस येत्या आम्ही पाहतो भविष्यात आले पाहिजे। स्थानीय नवाते नगर में आयोजित प्रहार के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक बच्चू कडू ने 1 करोड़ वाले मामले की कड़ी निंदा कर ऐसी घटनाएं लोकशाही को मारक होने की बात कही। इस अवसर पर प्रहार संगठन के पदाधिकारी, मनपा चुनाव के प्रहार प्रत्याशी धीरज जायसवाल, ज्योति श्रीवास, कैथवास तथा प्रहार कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। स्थानीय रामपुरी कैंप के नागरिकों ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से भेंट कर पुलिस पर जाति करने का आरोप किया। पुलिस रामपुरी कैंप के नागरिकों के घरों में घुसकर जबरन मनगढ़ंत आरोप जड़ रही है, ऐसी शिकायत नागरिकों की है। आज दोपहर मैं 4 दिन से बॉम्बे में था, मेरे भांजे की शादी थी। आज मैं जैसे घर पे आया तो दोपहर में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर पे सोया हुआ था। करीबन 1 बजे 12 से 15 पुलिस वाले एकदम घर के अंदर डायरेक्ट आ गए। मेरे साथ बैठे हुए थे कुछ थोड़े मेहमान वगैरह तबीयत पूछने के लिए बैठे हुए थे, मैं सोया हुआ था। वो आए डायरेक्ट एकदम और उन्होंने बोले भाई हमको तलाशी लेना है इस घर की। तो मैं उठ गया और घबरा गया। मेरे घर के लोग, बच्ची सोई थी, उन्होंने वो चद्दर हटा के डायरेक्ट बच्ची को भी उठा दिया। उठ बोले हमको तलाशी लेना है। और मेरी बीबी एकदम रोना चालू कर दी, घबरा गई होगी भाई क्या हो गया घर के। तो उन्होंने पूरे घर को छानबीन करी, अलमारियां खोलने लगाया, छोटे छोटे हमारे पर्स थे, लेडीज पर्स, वो भी खोलने लगाया उन्होंने। उसके बाद में मैं बाथरूम जा रहा था तो एक पुलिस वाला मेरे को रोक के खड़ा हो गया। वो बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला भाई बाथरूम जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बाथरूम तक मेरे साथ आया, वो पतला से एक चेक्स में पुलिस वाला था। और हम उनको पूछ रहे तो वो एकदम मैंने ऐसी बात करे कि सीपी से जाके पूछो, हमको सीपी नहीं बोला है, जिससे भी बात करनी है आप करो। तो मैंने बोला भाई अब ऐसा तो कुछ कभी है ही नहीं। और उन्होंने पूरा नीचे ऊपर यहाँ तक कि उन्होंने रसोई घर में चले गए, हो डब्बे तक चेक कर रहे हो। परसों के दिन घर को 12 बजे करीब पहले 2-3 जने आए थे। उन्होंने पूछा भाई कहाँ घर पे कौन है क्या है? देखना है थोड़ा सामने शटर में गैलरी में क्या है क्या नहीं। देखने के बाद 1-2 जने और आ गए, फिर उन्होंने देखा फिर पूछा, मैंने उनको पूछा भाई क्या बात क्या है? हमको ऐसा मालूम पड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आपके यहाँ कुछ तो भी दारू वगैरह खाने हुआ। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का ये कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर।
मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। तो मंगलवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 22% रहा। बुधवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। आखिर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे मानिकराव ठाकरे? क्या है गोड़ बंगाल? सुलझा नहीं और उलझा 1 करोड़ का मामला। हस्तलिखित पत्र पर भी उठ रहे सवाल। प्रचारी घमासान का दिन रहा मंगलवार और शांत हो गई प्रचारी तौफीक। पुलिस प्रताड़ित ने जहर खाकर आत्महत्या की। घटना अंजनगांव सुरजी की। प्रचार के अंतिम दिन भी महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस का प्रचार जोरों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।